chapter of economics, that is people as resource, for my next video. Okay, so before starting this main topic, first thing you should know is what is a resource. हम कहते हैं कि ये एक रिसोर्स है. हमने बोला अदर देन, अगर मान लीजिए मैं इकोनॉमिक से बाहर जाके बात कर रही हूँ, हम वाटर रिसोर्स कहते हैं या हम हमारी जितने भी पेट्रोलियम रिसोर्सेज कहते हैं, तो इन सबका मीनिंग क्या होता है? सो रिसोर्स इज समथिंग कि वो एक ऐसी चीज है जो दूसरों के लिए यूज में लाया जा सकता है. लाइक ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि हम दूसरों के लिए यूज में आ सकने वाली चीज कहीं तो किसी से कोई वहां पर जनरेट हो रही हो, उसमें हो, कुछ भी हो सकता है, उसे कहेंगे. या फिर अगर मैं इसको स्पेसिफिकली मीनिंग में कह दूं, आपको डेफिनेशन में कह दूं, तो कह देंगे कि सप्लाई ऑफ समथिंग फॉर अदर्स यूज. सप्लाई ऑफ समथिंग फॉर अदर्स यूज. अदर मतलब कोई भी दूसरा पर्सन जो सप्लाई कर रहा है, उसके अलावा कोई भी पर्सन उसका यूज कर रहा होगा किसी भी तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी वे में उसका यूज हो रहा होगा, तो दैट इज रिसोर्स. सो नाउ अब मैं कहती हूँ कि ओके, हमने कहा रिसोर्स ये होता है, तो अब मैं कह रही हूँ कि जब हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर बोल रहा है पीपल एज रिसोर्स, तो रिसोर्स पीपल कैसे हो सकते हैं? हम तो ह्यूमन है, पीपल ह्यूमन, हमारी बात हो रही है, तो हम रिसोर्स कैसे हो सकते हैं? हम में ऐसी क्या क्वालिटी है, किस बेस पे हमको इकोनॉमिक्स जो है वो रिसोर्स कहता है? सो रिसोर्स कहने का मीनिंग ये होता है कि जब हम अपनी किसी क्वालिटी से हम दूसरे लोगों के लिए कोई बेनिफिशियल, उनके लिए कोई बेनिफिट की चीज हो रही हो. लाइक फॉर सबसे इजी एग्जांपल जो आप लोगों के सामने है कि हम लोग टीचर्स हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, राइट? हमने क्या किया होगा, हमने पहले अपनी एजुकेशन जितनी लेनी थी हमने उतनी एजुकेशन ली है, जिससे कि हमें नॉलेज मिली है. उसके बाद हम सब आपके सामने हैं और आपको पढ़ा रहे हैं. तो मेरे लिए तो वो केवल एक चीज है कि मैं अपनी नॉलेज आपसे बांट रही हूँ, या कोई भी टीचर अपनी नॉलेज आपसे बांट रहा है. लेकिन आपके लिए वो क्या है? आपके लिए वो एक नॉलेज का सोर्स है. टीचर आपके लिए नॉलेज का एक सोर्स है, जहां से आपको उस स्पेसिफिक, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या जो भी आप जिस भी चीज से आपके रिलेटेड आपकी क्वेरी है, उसका आपको आंसर मिलता है. वहां से आपको अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने का एक मीडियम मिलता है. तो इसी तरह से हो गए टीचर एक रिसोर्स. अब मैं टीचर से हटती हूँ, मैं कहती हूँ एक डॉक्टर को रिसोर्स हम कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर ने क्या किया, उसने एमबीबीएस, एमएस या एमडी जो भी था, उसने अपनी कंप्लीट डिग्री ली. उसके बाद क्या है कि जब भी कोई पर्सन इल होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है. डॉक्टर उसे एडवाइस करता है, उसे मेडिसिन के नाम लिख के देता है, जिन्हें खाने से वो ठीक हो जाता है. तो इस तरह से क्या हुआ कि डॉक्टर की एडवाइस के कारण उसकी लाइफ सेव हुई. तो इधर क्या हो गया, यहाँ पर डॉक्टर की नॉलेज ने क्या कर दिया, उसकी लाइफ को बचा दिया. यहाँ टीचर की नॉलेज क्या कर रही है, आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे रही है, आपको फर्दर, सो दैट कि आप भी फर्दर फ्यूचर में जाके एक रिसोर्स बन सके, राइट? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे. हमने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है. जो पीपल एज रिसोर्स है वही ह्यूमन रिसोर्स है. ओके, अब ह्यूमन रिसोर्स एक वर्ड आ गया. सेकेंड वर्ड आ जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. देखिए, ह्यूमन रिसोर्स होने में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने में एक डिफरेंस है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि जब किसी इंसान के कारण किसी कंट्री की इकोनॉमी को कोई हेल्प होने लग जाए, जब उस कंट्री के लिए वो एक एसेट बन जाए, एक लायबिलिटी की जगह. अभी इन दो टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी फिलहाल के लिए. जब वो एक कंट्री की इकोनॉमी में कैसे ही अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको स्पीड अप करने में, उसको आगे बढ़ाने में, तो वो क्या हो जा रहा है, वो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कह देंगे हम इस चीज को. तो अब ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस ये है कि एक अगर हम कहते हैं कि जो फार्म में काम करने वाले लेबर होते हैं, हम उनको भी ह्यूमन रिसोर्स तो कह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कह सकते. रीजन बिहाइंड कि उनमें एजुकेशन की, उनके पास में ये सारी चीजें जो एक नई टेक्नोलॉजीज वगैरह की, इन सारी चीजों की उनके पास में, क्योंकि वो लैकिंग करते हैं यहाँ पर, तो वो डायरेक्टली कहीं से कहीं तक कंट्री की इकोनॉमी को आगे बूस्ट अप करने का काम नहीं कर सकते. वो केवल अपने पेट भरने लायक काम कर रहे हैं. लेकिन हमने कहा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम तब कहेंगे जब वो कंट्री की इकोनॉमी में कोई रोल प्ले कर रहा हो, जिसके कारण कंट्री आगे बढ़े, अपने से आगे जाके हमारा देश जब आगे बढ़े, तब हम उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो जितना भी हम कह रहे हैं एजुकेटेड मास है जो आज की डेट में कोई काम कर रहा है किसी भी तरीके से, फिर वो एजुकेशन सेक्टर हो या वो हेल्थ सेक्टर हो या फिर हम कॉर्पोरेट सेक्टर कहते रहे, किसी भी सेक्टर में ऐसा जो कि कोई ऐसी चीज कर रहा है जिसके कारण नेशनल पूरे कंप्लीट हमारे नेशन को फायदा हो रहा है. नेशन को फायदा किससे होगा? नेशन को फायदा उन लोगों से होगा जिनकी इनकम इतनी होगी कि वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे सके.
एक फार्म लेबर की इनकम इतनी नहीं होती, बट एक अच्छा हाई क्लास की हम किसी की भी बात करें तो उसकी इनकम इतनी होती है कि उल्टा टैक्स पे कर रहा होता है गवर्नमेंट को 10 जगह पे। ठीक, तो इस तरह से बनती है ह्यूमन कैपिटल। मतलब जो हम कह रहे हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ह्यूमन कैपिटल बनाया जाता है। अब ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के फॉर्म में लाने में बहुत सी चीजें लगती हैं। हमारी गवर्नमेंट भी हमको बहुत जगह हेल्प कर रही होती है, क्योंकि उसका भी टारगेट ये होता है कि वो एक नॉर्मल जो भी हम हैं, हम सब लोगों को वो एक ह्यूमन कैपिटल बना सके, ताकि हम इन फ्यूचर अपने कंट्री के काम आ सके, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फर्स्ट थिंग, उसके लिए गवर्नमेंट एजुकेशन की फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल कराती है। अब देखिए, हम तो चले ठीक है, हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये अलग चीज होगी। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो उनके केस में गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? उसने गवर्नमेंट स्कूल्स खोले होते हैं जहां पर कि बिल्कुल मिनिमल चार्जेस पे 5-7 रुपए टाइप की फीस पे बच्चों को पढ़ने को मिल रहा होता है। प्लस साथ में अगर वो 5th तक का बच्चा है तो मिड डे मील भी साथ में उसे दिया जा रहा होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि गवर्नमेंट ने अपनी ओर से इनिशिएटिव लिया ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को क्या बना सके? ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर सके। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 वर्ड बोले थे, एक था एसेट, दूसरा था लायबिलिटी। लायबिलिटी इज जहां पर की कोई ऐसी चीज जिसको आपको सहना पड़े, जिसका बोझ आपको सहना पड़े। जस्ट लाइक कि अभी आप अपने पेरेंट्स के लिए एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपका खाने का, आपके एजुकेशन का, आपके कपड़ों का, हर चीज का पूरा खर्चा वो उठा रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब आप पढ़ लिख लेंगे, आप जॉब में लग जाएंगे, तो आप उनका एसेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एसेट एक ऐसी चीज होती है जहां से आपको कोई रिटर्न मिल रहा होता है। तो आप जब कल के दिन में जॉब क्लास हो जाएंगे, आपके पास भी पैसा होगा, आप उल्टा अपने पेरेंट्स को हर जगह पे सपोर्ट कर सकेंगे, तो तब जाके आप बनेंगे लायबिलिटी। यही सेम चीज अब मैंने आपको एक आपके घर के फॉर्म में बता दिया, इसी चीज को एक नेशन के फॉर्म में समझिए कि एक गरीब वर्ग है जिसके पास खाने को नहीं है, उसको गवर्नमेंट क्या करती है? फ्री में, मतलब बहुत मिनिमल चार्जेस पे वो उसे फूड ग्रेन्स अवेलेबल करा रही है, फ्री में एजुकेशन दिलवा रही है, कपड़े दिलवा रही है, दिन का खाना दिलवा रही है, सब कुछ करवा रही है। तो वो क्या हो गई? वो वर्ग, वो क्लास जिसको ये सारी चीजें देनी पड़ रही है, वो क्या हुआ? वो गवर्नमेंट के लिए, या हम कहें वो हमारे कंट्री के लिए एक क्या हो गए? लायबिलिटी हो गई कि हमको उनको देना है, हमें उनके लिए करना है, क्योंकि वो हमारे ही नेशन का एक पार्ट है। लेकिन जो लोग खुद से उल्टा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस जो है वो उनका बाहर के कंट्रीज में भी उनका मान लीजिए कि एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, तो उसके कारण गवर्नमेंट को जो है टैक्सेस के फॉर्म में और बाकी चीजों से उनको काफी इनकम हो रही है। तो ये लोग कौन हो गए? ये इनकी गवर्नमेंट के लिए या ये हमारे कंट्री के लिए एसेट हो गए, क्योंकि उल्टा उनके कारण हमारे देश को, हमारे देश की इकोनॉमी को क्या मिल रहा है? एक स्पीड मिल रही है, उनकी इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है, राइट। तो ये हो गया एसेट और लायबिलिटी। अब नेक्स्ट थिंग आता है हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को हमने बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 3 सेक्टर्स क्या है? हम इसको अगर वैसे नेमली कहें तो हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 सेक्टर्स हैं। इनमें से अब मैं एक एक करके बताती हूँ कि किस सेक्टर में क्या चीज आ रही है। सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जितना भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क है वो सारा का सारा आता है प्राइमरी सेक्टर में। कौन सा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब ये नहीं कि एक बिस्किट की फैक्ट्री खुली है तो वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगी, ठीक। लेकिन जो एक किसान एक गेहूं उगा रहा है, उसे मार्केट में पहुंचाने लायक इसके पास इतना प्रोडक्शन है, तो वो सारा का सारा जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, मीन्स किसी भी चीज का, फूड ग्रेन का हो, फिर कैश क्रॉप्स का हो, किसी भी चीज का है, जितना भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है अपने खेतों में, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आएगा। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर में कौन आता है? केवल एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये है हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, जहां पर सारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी चीज आएंगी? देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन है, उसने एक किसान से गेहूं खरीदा और उससे बिस्किट बनाए, बिस्किट बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किसमें आ गया? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया। दूसरी चीज क्या हम इससे हटते हैं, हम कह रहे हैं कि आपके घर में फर्नीचर्स होगा,
तो फर्नीचर किसका बनता है, मान लीजिए मैं वुड वाले फर्नीचर की, वुडन फर्नीचर की बात करेंगे, वुड का बनता है, वुड तो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक किसान अपने खेत में पेड़ लगा सकता है और उन पेड़ को काट के जब वो बेचेगा तो उससे उसके लिए, किसान के लिए तो वो प्राइमरी सेक्टर में आया, बट उस लकड़ी को खरीद के ले जाने वाला, उससे एक प्रॉपर फर्नीचर बनाने वाला, ये आ जाएगा आपका काम सारा सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं जो नेचुरल नहीं है, फिर चाहे आप एक जूस की बात कर लें, अगर जूस जो है आपका एक किसी कंपनी का जूस आप पीते हैं तो वो जूस भी आपका किसमें आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा। उस जूस को बनाने वाली जो कंपनी है वो सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी, यानी जहां पर भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी चीज बन रही है, वो सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर। अब नेक्स्ट आता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर, सर्विस का मतलब समझते हैं सेवा, हम किसी भी टाइप से किसी के काम को इजी कर दें तो दैट इज सेवा, सर्विस। तो जैसे कि अब मैं कहूँ सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ गया, सर्विस सेक्टर में आपके बैंक्स आ गए, सर्विस सेक्टर में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉल सेंटर्स होते हैं वो सारे के सारे आ गए। जो भी चीज क्या कर रही है, केवल किसी के काम को इजी कर रही है, उनका ना वो कुछ खेतों में उगा रही है ना वो कुछ प्रोडक्शन कर रही है, वो केवल बीच में कुछ ऐसे मीडियम दे रही है जिससे कि लोगों को सर्विस मिल जा रही है, वो सारा का सारा कहलाता है सर्विस सेक्टर पे, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा कि एक बिस्किट कंपनी ने वो बनाया, बिस्किट बनाया, उसको तो आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब लेकिन एक बात सोचिए कि इसका एडवर्टीजमेंट आया, आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा, वो क्या हो गया, सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, उसने इस बिस्किट की बनाने वाली कंपनी के बारे में लोगों को बताया है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जो भी चीजें जिसमें वो अपना कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ना ही वो कुछ ग्रो कर रहे हैं, ना ही उनका कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो वो सारी के सारी चीजें आ जाएंगी आपकी सर्विस सेक्टर में। जितनी भी सर्विसेज होती हैं, कोई भी सर्विस है, ट्रेन बस से रिलेटेड कह लीजिए, जो ट्रेन चल रही है इनसे रिलेटेड कुछ भी, बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या सेक्टर सबसे आगे है, मतलब किस सेक्टर में हम सब आज की डेट में सबसे ज्यादा है। देखिए अगर मैं कहती हूँ 1947 के बाद का टाइम, तो ये वो टाइम था जब हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग जो थे, हमारे जो टोटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा पोर्शन था वो कौन सा था, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का था। बट लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने उससे सीधे जंप किया। नॉर्मली क्या होता है, एक इकोनॉमी को सबसे पहले वो प्राइमरी सेक्टर में होती है, उसके बाद जब वो जंप करती है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में करती है, देन वो टर्शियरी सेक्टर में करती है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसने प्राइमरी सेक्टर से सीधे जंप कहाँ कर दिया, टर्शियरी सेक्टर में। मतलब पहले वो फार्म्स वगैरह में काम करते थे, वहां से वो कूद के सीधे कहाँ चले गए, सर्विस सेक्टर में, जहां पर कि वो किसी बीपीओ में काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई सर्विस दे रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो यही हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ में एक थोड़ा ड्रॉबैक है, ठीक। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जो तीनों ही हमने इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स पढ़े, इसको हम अगर कंबाइनली कहें, हम इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में होने वाले सारी एक्टिविटीज को कंबाइनली कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब हमें इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा हो रहा है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी कारण हम इन तीनों, आप देखिए अगर हम एक किसान खेत में अनाज भी उगा रहा है तो उसके कारण क्या होगा, अगर वो अपना अनाज क्या करेगा, एफसीआई को यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचेगा, या गवर्नमेंट की किसी नाबार्ड वगैरह में से कहीं से उसने लोन लिया है तो उसके थ्रू वो जहां बोलेंगे वहां के गोदामों में देगा, ऐसा कोई वाली चीज होगी। मतलब कुल मिला के वो कहाँ पहुंचेगा, फूड ग्रेन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जितने भी उन्होंने अपने स्टोरेज हाउसेस बना रखे हैं उसमें, वहां से गवर्नमेंट जितना अनाज पूरे कंट्री के लिए जरूरत है उतना तो वहां रखेगी, बाकी जितना भी उसका सरप्लस बच रहा है उसको वो क्या करेगी, अदर कंट्रीज को बेच देती है, एक्सपोर्ट कर देती है उसका। तो इससे कमाई किसकी हुई, गवर्नमेंट की हुई, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हुई, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है, जितना हमारे देश में जरूरत है ओके, जितने नहीं जरूरत है वो बाहर एक्सपोर्ट होगा, अगेन कमाई हो रही है। टर्शियरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं, कॉल सेंटर इंडिया में होते हैं लेकिन वो बाहर की भी कितनी कंपनीज के लिए क्या काम कर रहे होते हैं, तो वहां से भी क्या हो रहा है, हमारे कंट्री के पास में पैसा आ रहा है। तो इट मीन्स कि सारे सेक्टर्स को कंबाइनली हम इकोनॉमिक सेक्टर इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिल रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, राइट। अब हम बात करते हैं
कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इनको हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है मार्केट एक्टिविटी, सेकंड कहलाता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी का मतलब हो गया वो सारी एक्टिविटीज जिनके कारण किसी इंसान को कोई प्रॉफिट हो रहा है, जिसके बदले में कोई इंसान कोई पैसा कमा रहा है, वो सारी की सारी कहलाएंगी मार्केट एक्टिविटी। लाइक एक फार्मर है, उसको अपना खाने के लिए 1 क्विंटल यानी कि 100 केजी उसे फूड ग्रेन चाहिए होता है, उसके पास 200 केजी हुआ, उसने एक्स्ट्रा 100 केजी को बेच दिया। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मर है ये वाला आएगा आपकी मार्केट एक्टिविटी के अंदर में आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इसके कारण उसे थोड़ा सा कोई जो पैसा है वो उसे मिल रहा है। राइट, ऐसे ही पोल्ट्री फार्म से लेके फिर उससे ऊपर को तो बाकी इंडस्ट्रियल तो सारा लगा लीजिए। यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज को साथ में लेके चलें तो फार्म एक्टिविटीज में वो वाले फार्म्स आएंगे जो जिनके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है, और नॉन फार्म में वो सारे आएंगे जो कि उनके पास जो भी अपने नॉन फार्म एक्टिविटीज से जो भी उनका प्रोडक्शन है इसमें उनके पास कुछ सरप्लस बच रहा है जिसको वो बेच रहे हैं, जिससे उनको पैसा मिल रहा है, मनी मिल रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी आ जाएंगी आपकी किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कि जिसमें किसी इंसान को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब वो उससे कुछ पैसा नहीं कमा सकता है, वो केवल अपने जिंदगी जीने के लिए, अपने लाइफ स्पैन को चलाए रखने के लिए वो उसका यूज कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास क्या है, केवल इतना ही जमीन है कि उससे उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उनके साल भर के खाने के काम आ रहा है, तो वो वाला जो फार्मर होगा वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। इससे बड़ी बात जो फार्म लेबर्स होते हैं, बहुत कम कम पैसे में काम कर रहे होते हैं, उनके पास केवल इतना पैसा होता है कि वो 2 टाइम का अपना जो मील है वो ले सके, बस, इससे ज्यादा उनके पास कोई पैसा नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि किसी इंसान को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जिससे कि कोई इंसान कुछ अपने लिए सेविंग नहीं कर सकता या कुछ भी आगे के लिए नहीं सोच सकता, वो सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें आ जाएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएंगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मैं कहती हूँ कि एक पर्सन है, उसके पास 1 या 2 मुर्गी है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी? मुर्गी अंडा तो दे रही है, ऑल्दो अंडे मार्केट में बिकते हैं, लेकिन ये क्या नॉन फार्म में आएगा, ये नॉन इकोनॉमिक में आएगा, ये इकोनॉमिक में आएगा। तो इस टाइप के जो बहुत मिनिमल लेवल लेके चल रही वाली कोई भी एक्टिविटी होती है, सारी की सारी किसमें आ जाती है, नॉन इकोनॉमिक में। क्यों? क्योंकि एक मुर्गी 1 या 2 अंडा जो दे रही है, कौन उसको मार्केट में बेचने के लिए जाएगा? ऑब्वियसली बात है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही उन्होंने वो मुर्गी पाल रखी होगी, या अगर हम किसी बकरी की बात करें तो वो बकरी पाल रखी होगी। तो इस केस में क्योंकि उससे उनको कोई कैश में कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे, इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। राइट, अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, इंडिया में लेबर का डिवीजन कैसे। ठीक है, देखिए हमारे, आप भी अपने घर में देखते होंगे मैक्सिमम उसमें जहां पर कि फादर जो है वो जॉब पे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में यही होता है। वैसे ऑल्दो आजकल चेंज हो रहा है, बट तब भी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में फादर जॉब पे जा रहे होंगे, मम्मी घर का काम करती होंगी। राइट, पापा ऑफिस जाके, जहां भी उनका ऑफिस है वहां जाके काम कर रहे हैं, उसके बदले में क्या हो रहा है, पूरे 9 to 5 काम करते हैं, उसके बदले में उनको वहां से क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, जो भी उनकी सैलरी होती है वो। मदर 24 आवर काम करती है, घर के सारे काम करती है, लेकिन उन्हें उसके बदले में उन्हें कोई भी पे नहीं किया जाता, कुछ भी पे नहीं किया जाता। उनका जो काम होता है वो बिल्कुल उसके लिए कोई उनको हम कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया में जो लेबर का डिवीजन है वो ऐसा ही है कि उसमें एक चीज मान ली गई है, ये हमारे यहाँ एक पहले से चला आ रहा है, हम कह सकते हैं कि एक उसमें चला आ रहा है कि पीढ़ियों से ये चीजें चलते रही हैं कि आदमी काम पे जाएगा, उसे काम के पैसे मिलेंगे, औरत घर के काम करेगी, उसके कोई पैसे नहीं होते, उसके कोई सर्विस का चार्ज नहीं होता। आदमी जब काम कर रहा है सर्विस चार्ज हो रहा है उसे, औरत की सर्विस का कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रॉब्लम तब आती है जब क्या हुआ, अब आज के टाइम में केवल एक इंसान की जॉब से नॉर्मली लोगों का पूरा नहीं हो पाता, तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। बट इंडिया में कुछ चीजें हैं जो कि अभी बदलनी बाकी हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पर आज भी जो फीमेल्स हैं उनको एज कम्पेयर टू मेल लेस पेड के काबिल समझा जाता है। उनका पेमेंट जो होता है हमेशा एक मेल के पेमेंट से कम होता है। रीजन क्या है? रीजन है यही जो हमारे पुरानी वो चली आ रही है ना परंपराएं कि
औरत तो घर का काम संभालने के लिए है एंड आदमी जो है वो मतलब सर्विस देने के लिए आदमी है। तो उसके कारण क्या है, ये मान लिया गया कि क्योंकि औरत घर का ही काम करती है इट मीन्स की औरत कैपेबल नहीं है सर्विस अच्छी दे सकने की। तो यही चीज को मानते हुए क्या कर दिया गया, पहली बात रीजन तो ये रही है जो कि हमारा माइंडसेट है कि औरत जो है वो आदमी के कंपैरेटिव में लेस कैपेबल है। ठीक है। सेकंड रीजन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड रीजन ये रहता है कि ये बात केवल ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर के दिमाग में ही है कि औरत कम कैपेबल है और जो एक मैन है वो ज्यादा कैपेबल है। इससे भी बड़ी बात यह है कि किसी भी घर में पेरेंट का भी यही मानना होता है कि लड़की को तो कल के दिन में अपने घर में जाके घर का काम करना है, तो उसे बहुत ज्यादा क्यों पढ़ाना लिखाना। देखिए ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक रूरल इंडिया को ध्यान में रख के बताई जा रही है। आज के टाइम में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हर जगह ये चीज नहीं है, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है तो पढ़ना सारी चीज पढ़ेंगे। तो रूरल एरियाज में आज भी ये माना जाता है कि लड़की को पढ़ा के क्या करना है, लड़की ने तो घर के काम करना है। तो इस कारण क्या होता है कि वुमेन्स एज कम्पेयर टू मैन हमेशा आपको थोड़ा सा उनकी जो एजुकेशन है वो कम मिलेगी। ठीक है। उसी के कारण क्या होता है कि वो जब भी अगर कल के दिन में उनके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आती भी है कि उनको जॉब करनी पड़े, तो क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर डिग्री, एक टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती है, तो इसके कारण उनको लेस पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है। ये रीजन हो गए आपके कि क्यों जो वुमेन है उसको कम पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद बात आती है कि अब इंडियन इकोनॉमी का हम आगे को डिवाइड कर रहे हैं, जितना भी हमारा मार्केट है उसको तो हम दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा कहलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इन दो सेक्टर्स में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों ही सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि वो क्या है, मार्केट एक्टिविटीज का पार्ट है। इट मीन्स कि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी तो होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि वो ऐसे डिफरेंस है जिनके कारण एक बहुत बड़ा आगे जाके वो एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सारी की सारी कंपनीज, वो सारे के सारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो आते हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उस जो जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वो रजिस्टर्ड है। कहीं ना कोई ऐसी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, और क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसे गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट के जो लेबर्स के लिए रूल बने हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज के लिए रूल बने हुए हैं, उनको फॉलो करना होता है अगर वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। तो जितने भी हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी वो कंपनीज आती हैं जो क्या कर रही हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में कहीं ना कहीं पर शेड्यूल है, मतलब वो कहीं ना कहीं पर रजिस्टर्ड है, और वो क्योंकि रजिस्टर्ड है इसलिए उनको गवर्नमेंट के सारे रूल मानने होते हैं। लाइक उनके यहाँ एम्प्लॉय के काम करने के आवर्स फिक्स होंगे, उनके यहाँ एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है वो फिक्स होगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह उनको दिया जाएगा। उसके साथ में उनके बीच में जब वर्किंग आवर्स है उसमें बीच के टाइम में उनको कोई एक थोड़ा सा फ्री टाइम दिया जाएगा, लंच ब्रेक दिया जाएगा, और उसके साथ में उनको और जैसे जो जितने फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उनमें छुट्टियां कितनी मिनिमम, साल की मिनिमम छुट्टियां इतनी होनी चाहिए, मंथ की मिनिमम छुट्टियां इतनी होनी चाहिए। ये वाले सारे रूल्स जो गवर्नमेंट की ओर से बनाए गए हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉलो करता है। राइट। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आती ही बात कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया जो कि कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास में, जिसका कोई भी डिटेल नहीं है। लाइक मैं एक किसान हूं, मेरे पास में एक 5 एकड़ का फार्म है फॉर एन एग्जाम्पल ना, वो फार्म मेरा है, मैं उसमें क्या कर रही हूँ, गवर्नमेंट से उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के उसमें कोई रजिस्टर थोड़ी करा रखा, वो कोई कंपनी नहीं है, वो मेरा फार्म है। अब उस फार्म में मैं काम करने के लिए लेबर्स को बुलाती हूँ। ठीक है। डेली बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, वहां पर लेबर्स को बुला रही हूँ। अब उन लेबर्स के लिए ये मेरे पे डिपेंड करता है, ये मैं कितनी काइंड हूँ उसके बेस पे उनको कितना डेली वेजेस कितना मिलेगा वो डिसाइड होगा, उनको काम करने के आवर्स कितने होंगे वो डिसाइड होंगे, मेरे पे डिपेंड करेगा। कोई गवर्नमेंट का इंटरप्शन इसके बीच में नहीं होगा। तो अब अगर गलती से कोई इंसान इतना अच्छा निकल गया कि नहीं, वो कहे हाँ 8 आवर्स होते हैं और हम चलो बीच में तुम्हें बैठने का टाइम देंगे, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब जितने भी एक्सप्लॉयटेशन है, जो भी हमारे ह्यूमन पावर है उसका एक्सप्लॉयटेशन है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर आएगा कौन, जिसको बहुत ज्यादा नीड है। खेतों में काम करने के लिए कोई बहुत अमीर इंसान नहीं आएगा, वही आएगा जिसको 2 टाइम के खाने का भी पता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके सामने जो कंडीशन रखी जाती है वो उसको मान लेते हैं कि ओके सर हम ऐसे में भी काम करेंगे। तो इनके कारण क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में
कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस कभी भी क्या होती है, हेल्दी वर्किंग कंडीशन नहीं मिल सकती, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होता, कोई उनकी फिक्स सैलरी नहीं होती, अगर वो डेली वेजेस पे भी है तो उनका डेली वेजेस भी कोई फिक्स नहीं होते, जितना कम से कम उतना दिया जाता है, और कोई बाकी कोई फैसिलिटी भी उनको नहीं दी जाती, हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड कहीं से एक अच्छा एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती। दूसरा डिफरेंस ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक और ये भी है कि मोस्टली ऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़े लिखे लोग पहुंचते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए मोस्टली अनएजुकेटेड या फिर बहुत ही पुअर क्लास फैमिली के लोग ही पहुंचते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत मतलब 12th तक पढ़े लिखे तो बहुत कम होते होंगे, बस इतने होते हैं कि हाँ लिटरेट होते हैं वो, उनको पढ़ना लिखना आता होगा, लेकिन उनको समझ इतना ज्यादा पूरी जितना भी हमारी उनको क्या उनके राइट्स हैं ये समझने लायक तो वो लोग नहीं होते, इतना उनको नहीं पता होता है, राइट। तो ये जो डिफरेंस हो गया ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। अब बात आती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है वही जो हमने पहले ऊपर भी बात करी थी इसमें कि क्या है कि कौन सी ऐसी वो जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं उसे अल्टीमेटली चेंज करते करते ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिससे, या फिर वो क्या है हम पे केवल एक लायबिलिटी है। हमें यही क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में यही देखा जाता है कि वो जो हमारी पॉपुलेशन है, कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन है वो कैसी है, ठीक है। अब उसमें लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट इतना है तो ठीक है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है जिससे ये पता चलता है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। अब जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो वही होगी लिटरेसी रेट, ठीक है। क्यों, कैसे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन लिटरेसी रेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना अब ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे उतना क्या होगा, उस जो भी वो पॉपुलेशन है वो अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट होगी, वो भले ही गवर्नमेंट को टैक्स चुकाने लायक ना भी हो तो कम से कम अपने खर्चे सारे खुद निकाल के गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी बन के तो नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि वो लिटरेट होंगे तो इसलिए उनको फैमिली साइज कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फैमिली साइज से लेके हर चीज के बारे में पता होगा। वो अपने जितने भी उनके राइट्स हैं प्लस जितने भी उनके ऊपर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी चीजें भी वो समझते होंगे। सेकेंड वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कौन कितना जीवन जीता है, ठीक है, कितना उसकी एज कितनी हो सकती है। अब देखिए जितना हम कह रहे हैं कि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, अगर एक हमारा पॉपुलेशन है उसमें लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 से भी कम रहे तो वो तो हमारे कंट्री के लिए केवल एक लायबिलिटी बन के रहेंगे और लायबिलिटी बन के खत्म हो जाएंगे। कौन सी पॉपुलेशन सबसे ऐसी मानी जाएगी जहां पर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेस पे वो होगी जो 60 इयर्स तक की कम से कम पॉपुलेशन हो या फिर उससे ऊपर की। क्यों, क्योंकि 60 इयर्स तक की पॉपुलेशन क्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन होती है, राइट। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वही तो इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर सकती है। तो इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी दूसरा मेन फैक्टर होता है जिससे ये पता चलता है कि जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो कैसी है। तीसरा होता है स्किल फॉर्मेशन। स्किल फॉर्मेशन क्या होगा, स्किल फॉर्मेशन इज कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल कोर्स चला आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, सबको पता है कि सदियों से यही चला आ रहा है। सोशल साइंस पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे, लेकिन जब आप इससे आगे को जाएंगे आप किसी एक स्पेसिफिक, जब 12th के बाद में आप क्या करेंगे, कोई टेक्निकल कोर्स करेंगे जिससे कि आपको क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक फील्ड में जाने का आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी होगी, आप वहां जाके आप जॉब कर सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि किसी इंसान के स्किल को डेवलप करना। लाइक अब देखिए सिंपल सी बात है, जिसका जो अपना ही इंटरेस्ट ये सारे जितने भी आपके कलपुर्जे होते हैं उनमें होगा, वो ही तो इंजीनियरिंग की ओर को जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उससे क्या होगा, उसका स्किल डेवलप होगा, जो उसके अंदर पहले से इंटरेस्ट उसका है उसको हम उसका स्किल बना देंगे तो वो एक बहुत अच्छा काम करेगा और वो क्या करेगा, अपने लिए भी वो उसका अच्छा रहेगा, अपनी लाइफ को वो एक अच्छे लेवल के साथ पे जी सकेगा, प्लस मोरओवर वो अपने देश के लिए भी, उसकी इकोनॉमी के लिए भी वो फायदे में रहेगा, क्योंकि उसके कारण हो सकता है वो जिस कंपनी में काम करे उस कंपनी में कोई नया इनोवेशन कर दे, उसके कारण वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में बिके और उसके कारण हमारे कंट्री को टैक्सेस के रूप में बहुत सारा पैसा मिले। तो वो क्या हो गया, अगेन ह्यूमन कैपिटल जो थी वो क्या बन गया, उसने अच्छे ढंग से एक ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन कर दिया, मतलब उसके कारण में क्योंकि देश को पैसा मिला तो इसलिए क्या हो गया, वो देश के लिए एक एसेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज दूसरी चीज हम कहते हैं एजुकेशन।
ठीक है। अब एजुकेशन का कहाँ पर क्या रोल है और इसका किस किस चीज में क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो इसका जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है एजुकेशन का, वो पड़ता है नेशनल इनकम पे। अब नेशनल इनकम पे एजुकेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है? सिंपल सी बात, अब मानिए तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब इमेजिन करो कि तुम 30 स्टूडेंट्स नहीं हो, तुम 30 कोई अलग अलग फील्ड में जॉब करने वाले लोग हो, या कोई जॉब करता है कोई नहीं करता। मान लो कि तुम 30 के 30 स्टूडेंट्स के पास में हर मंथ का 1000 रुपीज आता है। तो अगर मैं कहूँ कि 30 स्टूडेंट्स के पास में कितना पैसा हो गया टोटल, अगर मैं कहूँ कि क्लास 9th के पास में कितना पैसा हो गया, तो वो हो गया 30,000। ठीक है, ये हो गया क्लास 9th की। मैं कहूंगी क्लास 9th के पास कितना पैसा है, 30,000। अब मान लो कि तुम्हारे क्लास में 5 बच्चों के पास तो 1000 रुपीज है, बट बाकी जो 25 है उनके पास कुछ नहीं है। तो अब क्लास 9th के पास में कितना पैसा हो गया टोटल, 5000 रहा। तो इससे क्या डिफरेंस पड़ा? देखो, एक बार मैं कह रही हूँ कि क्लास 9th के पास में 30,000 रुपीज है, दूसरी बार मैं कह रही हूँ कि नहीं, क्लास 9th के पास में 5000 रुपीज है, क्योंकि बाकी जो 25 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या हो रहा है, इसके कारण उन सबकी जो कंडीशन है, वो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो नीचे मानी जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है, एजुकेशन जो है उसी के कारण नेशनल इनकम पे ऐसे ही असर पड़ता है। अब जब लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो कहीं ना कहीं उनको काम मिलेगा, जॉब मिलेगा, तो वो जॉब करेंगे, उससे उन्हें पैसा मिलेगा। और क्योंकि उस पैसे का एक पोर्शन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स के फॉर्म में दे रहे होंगे, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा भी बढ़ेगा। तो जो कल तक तुम लोग लायबिलिटी थे, वो अगले दिन क्या बन जाओगे, गवर्नमेंट के लिए एसेट बन जाओगे, राइट। सेकेंड थिंग इसमें आती है, जब एजुकेशन होगी तो कल्चरल रिचनेस भी होगी। कल्चरल रिचनेस का मतलब क्या हुआ? देखो, आप लोग सुनते होंगे ना, राइट फैले, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नहीं जी हम हिंदू हम मुस्लिम, ये सारी चीजें। बहुत छोटी छोटी सी बातों पे लोग कहीं तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को आग लगा दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जितनी प्रॉपर्टी है उसको आग लगा दे रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इस सब का एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, जब इंसान अनएजुकेटेड है। अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होगा, आपसे लोग भी हैं, आपसे मैं कहूंगी अगर कि नहीं जाओ तुम सब इस बस को आग लगा दो, एक बार के लिए तो तुम जरूर पूछोगे कि क्यों लगाए, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, राइट। क्यों? क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड माइंड है, और एजुकेटेड माइंड के पास क्वेरीज होती हैं, और वो सही गलत के बीच में डिफरेंस करना जानता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये नहीं कहूंगी कि हर एजुकेटेड माइंड ऐसा होता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस एजुकेटेड माइंड कभी भी एकदम पे कोई इतना बड़ा बुरा काम नहीं करेगा, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं कल्चरल रिचनेस बनी रहेगी। इसके कारण क्या होगा, कभी भी कोई, हम 4 तो मेन रिलीजन इंडिया में रहते हैं, इसके अलावा कितने और भी अदर रिलीजन भी हमारे साथ में हैं, तो इनके बीच में एक अच्छी, मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट रहेगा हमेशा। और दूसरी बात, उस कल्चर में, और जो भी हमारा इंडियन कल्चर है, उसमें कभी भी कोई बुराई जो है वो कम आएगी, बहुत कम आएगी। देखिए 0% आना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कम आएगी, ये हो सकता है अगर एजुकेटेड माइंड ज्यादा होंगे, राइट। थर्ड थिंग हम कहते हैं, जितना भी हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, अगर लिटरेसी रेट जो है इंडिया में 1951 में आपका 18% था, 1951 में 18% था, जो 2011 में 74% है। लेकिन ये हमारा टोटल में, मतलब हमने वुमेन मैन जितने भी हम विलेज एरिया का, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सबको कंबाइन करके लिया है। अगर हमने उसको अलग अलग करके देखा है, तो पहली बात, हमेशा जो मेन का आपका उसका रेशियो होता है लिटरेसी रेट का, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। ऐसे ही सेम उसमें जितने भी रूरल एरियाज होते हैं उनमें लिटरेसी रेट कम होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। उससे भी बड़ी बात, एक और चीज बहुत बड़ा फैक्टर रहती है इसमें, कि जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो स्टेट वाइज भी ऐसा होता है कि जिस स्टेट की खुद की जो इनकम है वो अच्छी है, स्टेट वेल्दी स्टेट है, तो वहां पर आपको लिटरेसी रेट भी हाई दिखता है। और जिस स्टेट में पहले ही वहां पर इकोनॉमी बहुत बुरी कंडीशन में है, वहां पर आपको लिटरेसी रेट भी बहुत कम दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए जो सबसे अच्छा वो है अभी लिटरेसी रेट चल रहा है, वो केरला में चल रहा है, और जो सबसे बुरा लिटरेसी रेट है वो बिहार में है, ठीक है। बिहार की कंडीशन आप सबको बताइए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद में, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जी हर चीज में गवर्नमेंट तो अपनी ओर से एफर्ट डालती ही है कि वो कुछ ऐसा करे जिसके कारण क्या हो, जितना भी हम कह रहे हैं कि एक बच्चे को, या फिर हम एजुकेशन अच्छी हो सके, हेल्थ अच्छी हो सके, हर फील्ड में काम कर रही है। तो ऐसे ही एजुकेशन के फील्ड में जो गवर्नमेंट का किया हुआ काम है उसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। तो आरटीई के बाद में अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट
जो गवर्नमेंट ने कर, हम देखते हैं इकोनॉमी के सेक्टर में पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ सेक्टर। ठीक है, हेल्थ का क्या रोल है? देखिए, हेल्थ का इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल है, हेल्थ का पर्सन की खुद की एक ऑफिशियल लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे? देखिए, अगर एक पर्सन हेल्दी है, पहली बात इकोनॉमी में उसका क्या रोल है? इकोनॉमी में उसके दो रोल रहेंगे। पहला रोल तो उसका ये रहेगा क्योंकि वो हेल्दी है इसलिए वो प्रॉपर काम करेगा टाइम पे, रोज का काम उसको जितना करना चाहिए उससे वो काम करेगा, तो उसके कारण जो भी उसकी ओर से प्रोडक्शन होगा उससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। दूसरी चीज, क्योंकि वो हेल्दी है इसलिए गवर्नमेंट को उसके ऊपर उसकी मेडिकल जो भी हम कहते हैं कि उसके क्लेम वगैरह होता है ना, गवर्नमेंट की ओर से कराया जाता है, तो उसको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को दो ओर से फायदा हो गया। एक तो उसको प्रोडक्शन मिल रहा है, दूसरी बात उसे अपनी ओर से कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है, राइट। और दूसरी बात, अब हम कहते हैं कि पर्सन को कैसे फायदा है? पर्सन को ऐसे फायदा है कि अगर वो बहुत बीमार रहता होगा, तो ऐसे अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बीमार रहता हो या फिर मोस्टली उसको कोई ना कोई जरा सा भी प्रॉब्लम हो जाती हो, तो ऐसे लोगों को कोई भी एकदम पे अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना नहीं चाहता है। नॉर्मली उसको कंपनी जो होती है ऐसे लोगों को निकाल देती है। सेकंड थिंग इज कि चलिए नहीं भी निकालेगी तो अगर वो जितने दिन एब्सेंट रह रहा है उतने दिन की सैलरी तो उसका पक्का कटेगी, क्योंकि बिन बात के उसके प्रेजेंस के बगैर या उसमें जो भी प्रोडक्शन उसने देना है उसके बगैर उसे कोई कंपनी पैसा नहीं देने वाली, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो कंट्री के लिए प्लस उस जो भी वो पर्सन है उसके खुद के लिए भी उसकी हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंट्री के लिए इसलिए क्योंकि वो कंट्री की इकोनॉमी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से अपना रोल प्ले कर रहा है, और उसके खुद पर्सन की अपनी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में इसलिए है क्योंकि उसी के कारण उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, पूरी हो सकती है, राइट। अब बात आती है कि गवर्नमेंट किसी पर्सन की हेल्थ को पे ध्यान देने के लिए क्या कर रही है। तो देखिए, अगर इसमें सबसे रिसेंट आपसे पूछा जाए तो ये तो आपको में से हर बच्चे को याद होना चाहिए, जो एक आयुष्मान कार्ड योजना चली है। आप लोगों का अधिकतर का आपके पेरेंट्स ने बनवाया होगा ये वगैरह। तो इसमें क्या है कि 5 लाख रुपीज तक का जो इंश्योरेंस होता है, वो अगर आप कोई भी सीरियस टाइप की कोई डिजीज होने के केस में गवर्नमेंट उस पैसे को पे करती है, आपको अपनी जेब से पे नहीं करना होता है। तो इससे क्या होगा, देखिए, अब अगर जो भी हमारे देश की पॉपुलेशन है वो जितनी ज्यादा हेल्दी होगी गवर्नमेंट को उतना कम पे करना पड़ेगा। अदरवाइज लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो गवर्नमेंट को तो वो अपने खजाने से निकाल के, जो भी उनका ट्रेजर है उससे निकाल के वो पैसा तो देना ही है ना, गवर्नमेंट को उसे पे करना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे हेल्दी पॉपुलेशन होती है वो हमेशा हमारे देश के लिए एक एसेट होती है, क्योंकि उसके ऊपर खर्च कम करना है, उससे प्रोडक्शन आपको ज्यादा मिलना है। अब नेक्स्ट थिंग आती है जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहली बात आ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहां पर की जो हमारी इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन कही जाती है, 19 से लेके 59 ईयर्स तक की पॉपुलेशन को वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। तो जो 19 to 59 ईयर्स तक की जो भी पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, वो हर ओर से स्किल्ड है और वो विलिंग टू वर्क है, मतलब वो काम करना चाह रही है। बट अगर उसे काम नहीं मिल पा रहा है, उसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एक ऐसी कंडीशन जहां पर कि सारा क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद भी पर्सन के पास में कोई जॉब नहीं है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहते हैं। अब बात आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम बेसिकली कितने टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक्चुअली इसको डिवाइड करने के लिए एक जो मेजर होता है वो अलग अलग रहता है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। कैसे? क्योंकि दोनों जगह की कंडीशन अलग है। रूरल एरियाज में क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह ज्यादा हैं, तो वहां पर उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं के टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। और अर्बन एरियाज में क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं तो वहां वैसा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं रूरल एरिया की। रूरल एरिया में दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। फर्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल, डिसगाइज्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कि जो पर्सन है उसे किसी स्पेसिफिक सीजन में तो काम मिलता है, बाकी थ्रू आउट द ईयर वो जो है अनएम्प्लॉयड पड़ा रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखिए, अभी के टाइम को सोचिए, गेहूं जो है वो हार्वेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, इस समय खेत खाली पड़े हैं। तो अगर कोई पर्सन है जो कि फार्म लेबर है, वो इस समय खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं। अब उसके पास काम कब आएगा? काम आएगा सीधे से जुलाई अगस्त में, जब क्या होगा, इसमें राइस प्रोडक्शन के लिए शुरुआत करनी होगी, जब फार्म्स को रेडी करना होगा
जुलाई में, अभी से लेके जुलाई तक वो अनएम्प्लॉयड पड़ा रहेगा, उसके पास फार्म में कोई काम नहीं है। ऐसे फिर जुलाई में वो काम करेगा, जुलाई के बाद फिर सीधे उसे काम मिलेगा नवंबर, अक्टूबर नवंबर में, जब उसे राइस हार्वेस्टिंग करनी होगी एंड उसके बाद फिर से जो है हमारा क्या करना होगा, व्हीट का बोना होगा। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक टाइम पे तो उसे काम मिल रहा, बाकी थ्रू आउट द ईयर वो क्या है, खाली बैठा है। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा मैंने बोला डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जहां पर हमें जितने लेबर की जरूरत है उससे ज्यादा लेबर हो रहा हो, लेकिन प्रोडक्शन में तो कोई, और वो एक ऐसे इतना ज्यादा लेबर हो कि उसका प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ सकता। फॉर एन एग्जांपल, एक बीघे का मतलब एक बीघा कैसे बताऊं आपको, चलिए एक बीघा आप सोच लीजिए, एक फार्म है, कोई एक पीस ऑफ लैंड है, उस एक पीस ऑफ लैंड में से अगर हम अच्छे से अच्छी तरह से भी कोशिश करते हैं तो वो जो प्रोडक्शन दे सकती है, मान लीजिए कि वो पीस ऑफ लैंड 50 kg वीट का प्रोडक्शन दे सकती है, एग्जाम्पल, ठीक है, मैक्सिमम इतना ही दे सकती है। पीस ऑफ लैंड कितना करेगी, एक बाली तो लगी है, एक बाली में कितने गेहूं निकलेंगे। तो इस तरह से एक पीस ऑफ लैंड से मैंने कहा कि 50 kg प्रोडक्शन हो सकता है, और उस एक पीस ऑफ लैंड में काम करने के लिए जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो 3 लोगों की है। मान लीजिए कि उस पीस ऑफ लैंड में 3 लोग अगर काम करें तो भी क्या होता है, 50 kg का प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जो रूरल एरियाज होते हैं, यहाँ होती है ज्वाइंट फैमिलीज, पीस ऑफ लैंड एक ही होगा, फैमिली ज्वाइंट होंगे, मम्मी पापा, उनके 3-4 बच्चे, और हो सकता है दादा दादी, इतने सारे लोग। अब जहां पर मैंने कहा 3 लोगों की जरूरत है, वहां पर मम्मी पापा और प्लस 4 बच्चे प्लस 2 दादा दादी, तो लगा लो कि 8 जो लोग हैं वो 8 लोग उस पीस ऑफ लैंड में काम कर रहे हैं, जिसमें जरूरत केवल 3 लोगों की है। ठीक है, 3 लोग भी प्रोडक्शन करते पर 50 kg होता, 8 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं 50 kg ही हो रहा है। तो जो बाकी के बचे हुए 5 पीपल हैं, यही बना रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। क्यों? क्योंकि इनके कारण क्या है, ये लेबर तो कर रहे हैं लेकिन उस लेबर का कोई फायदा नहीं है, उसका बेनिफिट नहीं है, उससे कोई आउटपुट नहीं निकल सकता। तो ऐसा कोई भी लेबर जिससे कि आउटपुट कुछ नहीं निकल सकता, वो फालतू में एक्स्ट्रा में आ रहा है, वो सारा का सारा किसमें चले जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा। और रूरल एरियाज में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास अपने अपने जो पीस ऑफ लैंड होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, जो पुअर फैमिलीज है उनके पास में, और लगे सब होते हैं उसमें काम करने में, तो उसके कारण ही क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा कि जो अर्बन एरियाज है वहां पर कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो जो अर्बन एरियाज है वहां पर सबसे ज्यादा मिलने वाला अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो शिक्षित लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए भी अगर जॉब नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी ने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, मतलब BSc MSc आप लोगों ने सुना होगा, इतने आगे आगे तक पढ़ाया जाता है, तो उसने सब कर रखा है, लेकिन क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्रीज में बाकी काम जो है मशीनरीज ने ले लिया है, मशीन चलाने के लिए जितने लोग चाहिए उतने उनके पास फेयर इनफ है, तो बाकी बचे हुए जो लोग को कोई काम नहीं मिल पा रहा उनके लेवल का। सबसे बड़ी बात यही होती है कि उनके लेवल का, अब एक मास्टर्स करा हुआ बंदा कहीं पर स्वीपिंग का काम नहीं करना चाहेगा, जब तक कि बिल्कुल भयंकर मजबूरी ना हो, कोई नहीं करेगा ऐसा काम। तो ऐसे सारे केसेस में क्या हो जाता है कि एजुकेटेड मास इंडिया का जब उसके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं होता है, तब हम उसे कहते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो हमारे इंडिया के लिए एट प्रेजेंट टाइम सबसे बुरा टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यही एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है। वो क्यों है? क्योंकि ये वो मास है जो कि एक्चुअल में इंडिया का एसेट बन सकता था, बट क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज की कमी है जहां पर हम उनकी जितनी भी उनकी हम कैपेबिलिटी है उसका पूरा यूज कर सके, तो इसके कारण उनका जो कैपेबिलिटी है वो वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो जो एसेट था वो क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। अब गवर्नमेंट को उसे बेरोजगारी भत्ता तो देना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कारण जो एसेट बन सकता था वो क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। तो जो शहरों में मिलता है रूरल एरियाज की जगह अर्बन एरियाज में जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहां पर एक पढ़े लिखे इंसान को जो कि हर ओर से कैपेबल है बट उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक, इसके साथ हमारे चैप्टर से रिलेटेड सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए। एक बार के लिए जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं मैं एक बार देख लेती हूँ, कोई क्वेश्चन अगर साथ में बचा है तो उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन तो था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स, मैंने अपनी बात ही इसी से स्टार्ट करी थी। सेकंड है कि हाँ, एक क्वेश्चन जो आप लोगों का अलग है कि हाउ ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल एंड
लेबर इससे अलग कैसे है? अब देखिए क्यों हम ह्यूमन कैपिटल को इन तीनों से अलग कह रहे हैं। इनको हम बाकी तीन से अलग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लैंड खुद कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकती, एक लेबर हवा में कोई कुदाल चला के कोई कुछ नहीं उगा सकता, और जो फिजिकल कैपिटल है यानी कि पैसा रुपया जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह रखा होगा और डबल हो जाएगा। इन सब को चलाने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है ह्यूमन कैपिटल। एक इंसान होता है जो इन सब चीजों को एक साथ में लाता है, चलाता है, जिसके कारण की कोई हमको प्रोडक्शन मिलता है। तो इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि इन सब में से केवल ह्यूमन कैपिटल है जो बाकी तीनों को गवर्न कर सकती है, बाकी तीनों को अपने अंडर में चला सकती है, राइट। नेक्स्ट इज मैंने हेल्थ की वो बता दिया आप लोगों को, रोल ऑफ हेल्थ इन वही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रोल ऑफ हेल्थ इन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ हो गया, वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन अंडर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। वैसे तो मुझे आपको क्वेश्चन देना चाहिए, ऑलरेडी ये हो चुका है ऑल्दो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बता दी है। वुमेन आर लो पेड वर्कर्स बता दिया है। एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज रीजन हो गया। वाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम हो गया। इन विच फील्ड, यस, इन विच फील्ड इंडियन कैन डेवलप मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इन तीनों फील्ड्स में से जो हमने पढ़ लिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन सब में से वो कौन सा सेक्टर है जिसमें कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है? तो जी वो सेक्टर है आपका प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर ही वो फील्ड है जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है लेबर का। अदरवाइज क्यों हो सकता है? देखिए हर फील्ड में आज के टाइम पे क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आने के साथ में क्या हो रहा है कि आपको वो जो जैसे कंपनीज है वहां नई मशीनरीज आ रही तो 25 लोगों का काम एक मशीन कर जा रही है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें, यहाँ आज भी पहली बात तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर की उतनी हाई क्लास मशीनरीज आती हैं वहाँ वो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता जो फॉरेन कंट्रीज में चल रही हैं। प्लस मोर ओवर उनको चलने के बाद भी कितने काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हर हाल में उनको ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है ही है, मानव की जरूरत है, ह्यूमंस की जरूरत है। तो इसी के कारण में क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एट प्रेजेंट टाइम कि वो वहां पर से अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कर सकता है। जैसे आज के टाइम पे हम फिर से ये वाली कंडीशन आने वाली है, कोरोना ये जो पेंडेमिक खत्म भी होता है तो उसके बाद फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट कोई दे सकता है तो वो केवल प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर ही हो सकता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करें, जैसे हर्बल फार्मिंग होती है आजकल, अलग अलग टाइम पे आप पॉली हाउसेस बना के उसमें सब्जियां उगा सकते हैं। बहुत सी चीजें, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो कि आप एक फार्म में कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, राइट। और उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन फिर से वही आता है कि तीनों कैपिटल्स में से बेस्ट कौन है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। तो ऑब्वियसली हम इसमें से किसको मानेंगे? ह्यूमन कैपिटल को बेस्ट मानेंगे, क्योंकि यही बाकी तीनों को क्या कर रही है, गवर्न कर रही है। तो इनके साथ में हमारा ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम ज्योग्राफी का चैप्टर लेंगे, तो उस समय तक पहले आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से तैयार करें। कहीं पर कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, प्लस आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछेंगे, बट प्लीज इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर रखें सो दैट कि जब भी हमारा स्कूल रीओपन हो मैं आप लोगों से इस पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग। हैव अ नाइस डे।